हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर स्टार्ट करते हैं इंडियन इकनॉमी। तो बेसिकली इसके जो आपके 2 चैप्टर वो आ चुके हैं, तो उसको आप पहले जाके देखिए, फिर देन इस वीडियो को देखिए। तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ कि जो आपका 3rd चैप्टर है, बेसिकली इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। लेकिन यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो आपकी 2 वीडियो में होगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आज हम फर्स्ट पार्ट होगा, तो उसकी जो फर्स्ट वीडियो होगी उस पर बात करते हैं कि उसमें क्या क्या टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के महत्व को समझाइए। तो बेसिकली आज से जो हमारा स्टार्ट चैप्टर है वो बेसिकली होगा क्या कि हमने जैसे पढ़ा था कि जो इंडियन इकोनॉमिक जो स्वतंत्रता के दौरान हमारी कंडीशन क्या थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा था। तो आज हमारे एक पार्टिकुलर जो चैप्टर है वो एग्रीकल्चर को लेकर बात होगी, ठीक है, कि एग्रीकल्चर के बारे में, पूरे इंडिया की जो एग्रीकल्चर था उसके बारे में देखते क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के महत्व को समझाइए। तो गाइस क्वेश्चन सिंपल सा है कि जो हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या इंपॉर्टेंस है या फिर क्या उसका महत्व है, किन किन क्षेत्रों में हम कृषि से संबंधित योगदान देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है सिंपल सा। तो आंसर है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का अत्यधिक महत्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, सिंपल सा है कि जो हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो हमारी इकॉनमी में बहुत ही खासियत है, उसकी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो पहला जो पॉइंट आपका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान, मतलब जीडीपी में योगदान करता है जो हमारा कृषि क्षेत्र होता है। तो कृषि भारत के सकल घरेलू उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो गाइस जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि जो सकल घरेलू उत्पादन का मतलब क्या होता है, जीडीपी, कि एक साल के दौरान जितना भी हमारे इकोनॉमी के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है वो सारी हमारी उनको टोटल वैल्यू कर देंगे तो हमारी जीडीपी होती है। तो नियोजन की अवधि के दौरान, मतलब नियोजन की अवधि के दौरान जब हमने योजना बनाना शुरू की थी तो उस समय हमारा जो कृषि क्षेत्र का लगभग 31% जो हमारी इकोनॉमी थी उसमें लगभग कृषि क्षेत्र का 31% योगदान था। तो पहला हमारा जो योगदान था वो जीडीपी में। जो दूसरा है मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति। हाँ थोड़ा सा पॉइंट आपको टफ लगेगा, तो बेसिकली मैं आपको समझा दूंगा बिल्कुल सरल शब्दों में, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मजदूरी वस्तुएं जीवन के लिए अति आवश्यक वस्तुएं होती है। इनमें गेहूं, चावल, दालें, मक्का, बाजरा आदि को शामिल किया जाता है। तो सिंपल सा आप याद रखना कि मजदूरी वस्तुओं का मतलब क्या होगा, जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक, जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, दाल हो गई, मक्का, बाजरा, तो ये क्या होंगे आपकी, ये मजदूरी वस्तु होती है, ठीक है। भारत में कृषि क्षेत्र लगभग 125 करोड़ लोगों की मजदूरी वस्तु उपलब्ध कराता, मतलब कि ये सारी चीज़ें जो होती है, हमारी जनसंख्या पता है 125 करोड़, लेकिन अब तो हमारी 130 करोड़ प्लस हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो हम चीज़ें जो अनाज खाते हैं वो हमें कहाँ से बेसिकली प्राप्त होता है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से प्राप्त होता है। तो उसका ये भी योगदान है कि हमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर से ये सारी चीज़ें उनकी सप्लाई होती है। और तीसरा आपका है रोजगार का स्रोत। हाँ जैसे कि अगर हमें भी पता है सिंपल सा है कि जैसे कि अगर आपसे बात की जाए कि क्या जो एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलता है, जी बिल्कुल मिलता है। तो भारत में कृषि रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे आपने देखा कि कटाई होती है, फिर जुताई होती है, तो उस समय क्या होता है कि लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है। भारत में 50% से अधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे 72% वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग काम करते थे। इसका अर्थ है कि कृषि भारत में लोगों के जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो रोजगार हमें उपलब्ध कराती है कौन, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये हो जाएगा। और जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक क्षेत्र में कच्चे माल की पूर्ति। अच्छा जैसे देखो पॉइंट आपका सिंपल सही है कि जो हमारे सेकेंडरी सेक्टर होते हैं, मतलब जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहाँ पर क्या रॉ मटेरियल जाता है कि नहीं। अगर जैसे कि हम बात करें चीनी, तो चीनी का उत्पादन करने के लिए गन्ना, तो गन्ना कहाँ से निकलता है आपका, कृषि क्षेत्र से। तो कृषि क्षेत्र से क्या होता है कि वहाँ पर उनकी पूर्ति की जाती है। कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में कच्चे माल जैसे कपास, पटसन, जूट तथा गन्ने आदि की पूर्ति करता है। मतलब कि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर होते हैं वहाँ पर जो भी कच्चा पदार्थ जाता है वो प्राथमिक क्षेत्र से, वो कृषि क्षेत्र से ही जाता है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में समृद्धि होती है। सिंपल से।
और नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान, कृषि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे भारत चाय, जूट, काजू, कॉफ़ी, गेहूं, चावल तथा मसाले आदि का निर्यात करता है, जिससे भारत के विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि होती है। हाँ, आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना, विदेशी विनिमय कोष, विदेशी विनिमय कोष का मतलब क्या होता है कि जो हमारा आरबीआई होता है उसके पास एक स्टॉक होता है जहाँ पर फॉरेन करेंसी का रिजर्व रखा जाता है। फॉरेन करेंसी का मतलब जैसे कि डॉलर हो गए, आपके रूबल हो गई, पौंड हो गए, तो ये सारी करेंसी वहाँ पर उस कोष में एकत्रित की जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका घरेलू व्यापार में योगदान। घरेलू व्यापार का मतलब जो हम अपने भारत के अंदर ही करें, भारत के सीमित क्षेत्रों में करें। देश के घरेलू व्यापार में भी कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि भारत में अधिकतर लोग विभिन्न वस्तुओं का लघु स्तरीय व्यापार करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा लघु स्तरीय का मतलब भारत में आपने देखा हमारे व्यापार तो विदेशों के साथ भी होते हैं, लेकिन होता है कि जैसे कि दिल्ली से आपका बिहार, ठीक है, बिहार से यूपी, तो ये हमारे छोटे स्तर के व्यापार होते हैं, तो इन्हें हम लघु स्तरीय व्यापार कह सकते हैं। ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका औद्योगिक वस्तुओं की मांग का स्रोत। कृषि क्षेत्र मुख्य रूप से औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र से पूंजीगत वस्तुओं, ट्रैक्टर और थ्रेशिंग मशीन आदि की मांग की जाती है। अतः कृषि क्षेत्रों में समृद्धि में औद्योगिक क्षेत्र में भी निरंतर वृद्धि होती है। जैसे कि अगर मैं आपसे सिंपल सा बात करूं कि अगर हमें जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, तो क्या हमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है तो वहाँ जो होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में हम औद्योगिक क्षेत्र से कुछ चीज़ें लाते हैं, बिल्कुल लाते हैं। जैसे कि आपका थ्रेशर मशीन हो गई, ठीक है, ट्रैक्टर हो गया, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी हो गई, तो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से उठा के हम एग्रीकल्चर सेक्टर में लाकर उसका यूज़ करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं योगदान देखने को मिलता है। और लास्ट आपका पॉइंट है राष्ट्र का धन। तो ये देखो हमारी एक पुरानी कहावत है कि जो कृषि थी भारत में, जब अगर हम पीछे की विचारधारा को देखें तो भारत में क्या कृषि को एक धन माना जाता था। देश के धन का एक बहुत बड़ा भाग कृषि से संबंधित है, ठीक है, कि जो हमारा एग्रीकल्चर से बहुत ही बड़ा भाग कृषि से संबंधित है, क्योंकि भारत में भूमि को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि भूमि सीमांत कृषकों के जीवन निर्वाह का प्रमुख स्रोत है। ये सीमांत का मतलब होता है कि जो छोटे मोटे किसान होते हैं उनके लिए कृषि एक जीवन, मतलब जो उनके लिविंग हुड होते हैं उसको जीने का एक महत्वपूर्ण सोर्स होता है। अगर कृषि नहीं तो वो जीवित नहीं होते। तो सीमांत का मतलब जो छोटे किसान होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की विशेषताएं बताइए। तो अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था वो भारतीय कृषि से रिलेटेड था, भारतीय कृषि के महत्व का था कि जो एग्रीकल्चर का महत्व किन किन एरियो में देखा जाता है, किन किन सेक्टर में, ठीक है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भारतीय कृषि की विशेषताएं बताइए। विशेषता का मतलब इसके फीचर्स को एक्सप्लेन करना है एग्रीकल्चर के। तो फीचर्स हमारे देखो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, तो जो इस क्वेश्चन में हमें देखने को मिलेंगे। भारतीय कृषि का आंसर आपका भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला आपका निम्न उत्पादकता। निम्न उत्पादकता का मतलब आपका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम होता है। तो निम्न उत्पादकता से अभिप्राय प्रति हेक्टेयर से है। विश्व के उन्नत देशों की तुलना में भारत की कृषि उत्पादकता बहुत ही निम्न, जो कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन तथा औद्योगिक क्षेत्र के निम्न समृद्धि दर को दर्शाती है। तो इसका सिंपल सा ये आंसर है कि जो भारत में कृषि की जाती है वो हम कमाने के लिए नहीं करते, वो बेसिकली जो कृषि होती है हम अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, जिसे हम इकोनॉमिक्स के वर्ड में कहते हैं जीवन निर्वाह खेती करना, ठीक है, और जिससे कि कहीं ना कहीं हमारा पिछड़ा कृषि क्षेत्र उस चीज़ को व्यक्त करता है। जो दूसरा सेकंड पॉइंट है आपका छिपी हुई बेरोजगारी। तो हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर उसकी एक विशेषता है कि यहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जिसमें बेरोजगारी व्यक्ति गुप्त होती है, क्योंकि काम करने वालों की संख्या उनकी वास्तविक संख्या से अधिक होती है। अतः सभी लोग कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, किंतु वास्तव में उनमें से कुछ व्यक्ति बेरोजगार होते हैं। यदि उनमें से कुछ को वहां से निकाल दिया जाए तो भी उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका देखो मैं आपको सिंपल सा समझा दूं बिल्कुल सरल शब्दों में। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आपका गांव होगा तो आपने देखा होगा कि एक कोई छोटा सा खेत है, ठीक है, तो उस खेत में बेसिकली होता है कि 5 लोगों की आवश्यकता और 5 व्यक्ति मिलकर 50 किलो अनाज उत्पादन करते हैं। लेकिन हुआ क्या कि उसी खेत में 5 लोग और ऐड हो गए,
तो 10 लोगों द्वारा मिलकर भी 10 लोगों द्वारा मिलकर 50 केजी अनाज ही उगाया जा रहा है। तो सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो, अगर 5 लोगों को हटा दें तो वहाँ पर हमारे प्रोडक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वो जो 5 व्यक्ति वो क्या है, बेरोजगार है, लेकिन वो दिख नहीं रहे। वो किस तरह, कौन सी बेरोजगारी होगी वाली, छिपी बेरोजगारी। मतलब वो काम कर रहे हैं लेकिन वो बेरोजगारी कौन सी, छिपी हुई बेरोजगारी में है। ठीक है। और नेक्स्ट आपका पॉइंट है वर्षा पर निर्भरता। भारतीय कृषि वर्षा पर बहुत अधिक निर्भर होती है, जो उत्पादन की अस्थिरता को दर्शाती है, क्योंकि अच्छी वर्षा का अर्थ है अच्छा उत्पादन तथा कम वर्षा का अर्थ है कम उत्पादन। सिंपल सा पॉइंट है कि जो भारतीय कृषि होते हैं बेसिकली किस पर डिपेंड है, वर्षा पर, क्योंकि अगर बारिश होगी तो हमारी फसल अच्छी होगी, अगर बारिश नहीं होती है तो हमारे उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है। और नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाह खेती। भारत में बड़े पैमाने पर निर्वाह खेती की जाती है। निर्वाह खेती से अभिप्राय कृषकों द्वारा अपने परिवार के जीवन यापन करने के लाभ कमाने के लिए की जाती है। मतलब सिंपल सा निर्वाह खेती का मतलब क्या होता है कि ऐसी कृषि करना जिसमें सिर्फ आप अपनी फैमिली की ज़रूरतों को ही पूरा कर, वहाँ पर प्रॉफिट की बात नहीं होती है। और नेक्स्ट जो हमारी विशेषता है वो आधुनिक आगतों का अभाव। आगतों का मतलब यहाँ पर आप कारक भी कह सकते हो। ठीक है। आधुनिक मतलब जो नई टेक्नोलॉजी होती है वहाँ पर उसकी क्या कमी है। भारत में कृषि करने के लिए आधुनिक आगतों जैसे रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों तथा एचआईवी बीज, ठीक है, आदि का अभाव है। इसका मुख्य कारण है भारत में अधिकतर किसानों का निर्धन होना, जो पिछड़ेपन को व्यक्त करते हैं। तो सिंपल सा हमारे यहाँ पर किसान जो होते हैं सीमांत होते हैं, ठीक है, वो कृषि करने के लिए नई चीज़ों को एफर्ट, मतलब जो नई टेक्नोलॉजी होती है उसके लिए वो अफोर्डेबल नहीं होते, मतलब वो पैसे को पेमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो ये हमारी क्या विशेषता है। और एक हमें जो विशेषता देखने को मिलती है लघु जोते। लघु जोते का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे खेत। ठीक है। छोटे छोटे जो जगह जगह पे होते हैं थोड़ा बहुत, उसे हम लघु जोते कहते हैं। भारतीय कृषि एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारत में बड़े पैमाने पर लघु खेती पाई जाती है। लघु जोते होने के कारण मुख्य रूप से 2 रुकावटें उत्पन्न होती है। आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं किया जा सकता। लघु जोते होने के कारण सभी में पूर्ण रूप से कृषि करना असंभव होता है, क्योंकि इसमें स्वयं की अधिक आवश्यकता होती है। तो सिंपल से अगर मान लेते हैं छोटा सा खेत है जिसमें आप ट्रैक्टर को आप अपने सुविधा के अनुसार नहीं यूज़ कर सकते, तो वहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पर हम आधुनिक चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर कहने कि हमारा एक जो परिश्रम होता है उसको देना पड़ेगा। और लास्ट आपका पॉइंट है जो आपका यहाँ पर आपका पिछड़ी तकनीक। भारत के कृषि क्षेत्र में पिछड़ी तकनीकों का वर्तमान समय में भी प्रभाव देखा जाता है। ठीक है। पिछड़ी तकनीकों से अभिप्राय जैसे हल तथा पशु आदि से। इसका मुख्य कारण है कि सीमांत किसानों का अधिकतम निर्धन होना। तो एक और ये भारतीय कृषि की विशेषता है कि पिछड़े आज के समय में भारत के अगर आप बहुत से ऐसे गांव में जाएंगे तो वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो वहाँ पर किसान होते हैं, जो छोटे मोटे किसान होते हैं, वो आधुनिक चीज़ों का यूज़ नहीं करते, बल्कि वो पशुओं का इस्तेमाल करते हैं। और जो हल होता है उनके पास जो पुरानी तकनीक होती है उनका इस्तेमाल करते हैं कृषि करने के लिए, जो कि ये कहीं नहीं कि हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसको पिछड़ापन को दर्शाती है। और अब हमारे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय कृषि की समस्या सीमाओं की विवेचना कीजिए। कि मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो भारतीय कृषि है उसमें क्या क्या समस्या आती है, अगर कोई कृषि करता है तो उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या फिर सीमाएं का मतलब सिंपल सा होता है कमियाँ। ठीक है। तो इसको आप याद रखना कि सीमाओं का मतलब क्या होता है, कमियाँ। तो हमें भारतीय कृषि की कमियाँ बताना, तो आप इसको अपने थोड़ा समझ के बता सकते हो क्या क्या कमियाँ होती है भारतीय कृषि में, अगर कोई किसान वो कृषि करना चाहता है। तो आंसर देखते हैं। भारतीय कृषि को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो कृषि के पिछड़ेपन को दर्शाती है। कृषि द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख समस्या निम्नलिखित है। तो पहली जो समस्या होती है हमारी सिंचाई के साधनों का अभाव। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आपके 6 नंबर के उठते हैं। तो पहली दिक्कत क्या होती है कि जो भारत में आज के समय में जो किसान है उनके पास जो सिंचाई के जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही अच्छे नहीं है, मतलब सिंचाई के साधनों का अभाव है। भारत में कृषि अधिकांश रूप से वर्षा पर निर्भर होती है, जो कि हमने पहले बता दिया है, क्योंकि सिंचाई के साधनों को बहुत अधिक अभाव है। वर्षा के जल पर निर्भरता भारतीय कृषि को बहुत असुरक्षित बना देती है। अच्छी वर्षा का अर्थ है
उत्पादन अच्छा, कम वर्षा का अर्थ है कम उत्पादन, अर्थात देश के सभी भागों में सिंचाई के साधनों का विकास होना चाहिए। तो सिंपल सा है कि हमारे यहाँ पर जो फसलों की सिंचाई करने के लिए साधन नहीं है अच्छे, ठीक है, और जिस कारण कहीं ना कहीं हम वर्षा के पानी पर निर्भर रहते हैं, और निर्भर होने के कारण तो अगर बारिश अच्छी होती है तो हम उत्पादन भी हमारा अच्छा होता है, अगर बारिश नहीं होती है तो उत्पादन भी हमारा प्रभावित होता है। कहने का मतलब क्या है कि भारत में सिंचाई के साधनों का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाना चाहिए। और जो दूसरी समस्या है वो वित्त का अभाव। वित्त का अभाव, वित्त का मतलब सिंपल सा पैसे को दिक्कत होती है, सिंपल कहते हो तो पैसे, ठीक है। तो भारतीय कृषि की एक अन्य बड़ी समस्या है वित्त का अभाव, क्योंकि अधिकांश कृषक अपने वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैर संस्थागत स्रोतों जैसे कि साहूकार, जमींदार तथा महाजन आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। अर्थात यह लोग किसानों को अधिक ब्याज पर ऋण प्रदान करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आज के समय में जो भी भारत में बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है, तो कृषि ना कर पाने के पीछे कारण होता है कि पैसे का अभाव होना। अब पैसा जो होता है, लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो हमारे स्रोत होते हैं गैर संस्थागत, जिसमें बेसिकली आपके साहूकार, जमींदार, महाजन या फिर कोई रिलेटिव आ गए, तो उनसे पैसा लेना पड़ता है। लेकिन ये किसानों की ये भी दिक्कतें होती है। क्यों? क्योंकि वो जो होते हैं उनसे किसानों से ज़्यादा ब्याज वसूलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका परंपरागत दृष्टिकोण। ये परंपरागत दृष्टिकोण का मतलब होता है कि एक पुरानी विचारधारा को अपना के चलना, ठीक है। आज हम वर्तमान में खड़े, लेकिन आज के समय में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर किसानों के बीच में एक पुरानी विचारधारा को देखा जा सकता है। कृषि से संबंधित भारतीय कृषि की एक अन्य समस्या है परंपरागत दृष्टिकोण से जुड़ी, क्योंकि वर्तमान समय में कुछ कृषक आधुनिक तकनीकों जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, HIV, बीज, रासायनिक उर्वरकों आदि का उपयोग करने में सक्षम नहीं है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि वे लोग परंपरागत तकनीकों जैसे हल, पशु आदि पर निर्भर है। सिंपल सा वही है कि ये तो वो लोग आज उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, फिर उनका यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके मन में कैसी विचारधारा होती है, अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारी भूमि की जो उर्वरक क्षमता वो चली जाएगी, ऐसा उनकी विचारधारा होती है। और जो नेक्स्ट समस्या हमारी जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो आपको पता है। जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण, जैसे ये टॉपिक तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा दिया था आपको। तो भारतीय कृषि की एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कि कुछ जमींदार तथा बहुत स्वामियों आदि के द्वारा, भूस्वामियों द्वारा जो किसानों का शोषण किया जाता है। सिंपल सा है कि जो जमींदार होते हैं, फिर जो भूस्वामी होते हैं, ज़मीनों के मालिक, उनके द्वारा किसानों का अंधाधुंध शोषण किया जाता है। क्योंकि जब कोई कृषक खेती करने के लिए उनसे ऋण प्राप्त करता है, तो यदि ऋण वापस करने में असमर्थ हो जाए तो उसकी भूमि को जब्त कर लिया जाता है तथा उनसे अत्यधिक लगान वसूला जाता है। तो सिंपल सा है कि आज के समय में भी जो जमींदार और जो साहूकार होते हैं, इनके द्वारा किसानों का शोषण किया जाता है। अगर बाई चांस कोई किसान इनसे पैसा लेता और पैसे को रीपेमेंट नहीं कर पाता, चुका नहीं पाता, तो वो लोग क्या करते हैं, उसकी ज़मीनों को छीन लेते हैं, उसकी भूमि से बेदखल कर देते हैं। और जो नेक्स्ट जो अगली समस्या है वो आपकी लघु तथा बिखरी जोतें। तो भारत में जोतें न केवल छोटी होती हैं बल्कि बिखरी भी हुई हैं। छोटी जोतें आधुनिक तकनीकों जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। यह कृषि के पिछड़ेपन तथा किसानों के निर्धनता को दर्शाती है। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो बाजार प्रणाली का अभाव। सिंपल सा बाजार प्रणाली का अभाव। तो भारत में बाजार प्रणाली का मतलब कि जो मार्केट है वो बहुत ही अच्छी नहीं है। आज के समय में भी अगर हम जाते हैं गांव में, देखें ग्रामीण क्षेत्रों में, तो जो मार्केट होते हैं बड़े दूर दूर पर होते हैं। तो ये भी क्या एक दिक्कत है। तो भारत में कृषि से संबंधित एक वितरण प्रणाली के अभाव की समस्या देखी जा सकती है, क्योंकि सीमांत किसानों के लिए अपने कृषि उत्पादों आदि का बिक्री करने के लिए स्थायी बाजार का अभाव है। अर्थात यदि कोई कृषक अपने उत्पाद को बेचने के लिए बाजार की ओर बढ़ता है तो उसे कुछ दलालों, मध्यस्थों आदि का सामना करना पड़ता है, जिस कारण कम कीमत पर उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए विवश किया जाता है। तो ये सारी बेसिकली हमारी जो कृषि क्षेत्र में प्रॉब्लम देखी जाती है। तो गाइज आई होप कि आप चीज़ों को समझ में आ रही होगी। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है। और प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मिलती रहे।